तो हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मृतासी वेब सीरीज की पूरी कहानी को, जो कि एक मलयालम फोक डार्क हॉरर सीरीज है। उम्मीद है आप सभी को ये एक्सप्लेन वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक लीला नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अपने पिता और अपनी दो बहनों के साथ जंगल के बीच बसे एक छोटे से गांव में आई थी। दरअसल उसकी शादी इसी गांव में रहने वाले राजन नाम के एक लड़के से होने वाली थी, इसलिए पूरा परिवार इस जंगल में आते हैं। जब लीला की दोनों बहनों ने देखा कि शादी के बाद लीला को उसे जंगल के बीच बसे सुनसान घर में रहना पड़ेगा, तो उन्होंने अपने पिता से पूछा कि आखिर उसे इतनी दूर और ऐसे घर में क्यों भेज रहे हैं। उसके पिताजी कहते हैं, हमारे घर की स्थिति अभी ठीक नहीं है, इसलिए मजबूरी में मुझे लीला की शादी यहाँ करनी पड़ रही है। दरअसल लीला ने भी राजन को पहली मुलाकात में पसंद कर लिया था और इसलिए उसने शादी के लिए बिना किसी संकोच के हाँ कर दिया था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि राजन ने शादी की सारी तैयारियां पहले से कर रखी थी, लेकिन सबसे अजीब बात तो यह थी कि वह लीला से शादी चंद्र ग्रहण के समय ही करना चाहता था। अब जैसे ही ग्रहण स्टार्ट होता है, चारों तरफ अचानक अंधेरा छा जाता है। उसी वक्त लीला अपने परिवार के साथ वहां पर पहुंचती है। तभी राजन उन सबको एक मूर्ति दिखाते हुए बताता है कि यह उसके पिता की प्रतिमा है और उसके पिता के नाम मल्लिकन था। राजन की इच्छा थी कि उसकी शादी उसके पिता की इसी प्रतिमा को साक्षी मानकर हो। लीला के पिताजी पूछते हैं, तुम्हारी माँ कहाँ है? राजन कहता है, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वो इस जंगल में नहीं आ सकती। और इसके बाद बिना ज्यादा रस्मों रिवाजों के उसी जगह पर राजा ने लीला के गले में मंगलसूत्र पहनाकर उससे शादी कर ली। एंड अब शादी के बाद राजन लीला के पिता और उसकी दोनों बहनों से कहता है कि अब आप लोग अपने घर वापस चले जाओ। जिसके बाद लीला का परिवार वहाँ से लौट जाता है और लीला राजन के साथ उसके पुश्तैनी घर की तरफ निकल पड़ती है। अब जैसे ही लीला ने जंगल के बीच बसे उस पुराने और सुनसान घर को देखा, तो वह अंदर ही अंदर काफी ज्यादा घबरा गई। सबसे अजीब बात तो यह थी कि आसपास दूर तक कोई भी दूसरा घर नजर ही नहीं आ रहा था। तभी लीला राजन से पूछती है कि तुम्हारी माँ शादी में क्यों नहीं आई। इस पर राजन बताता है कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसी वजह से वह इतनी दूर चलकर शादी में नहीं आ पाई। इसके बाद राजन लीला को उसका कमरा दिखा देता है। तभी लीला ने कहा कि वह अपनी सास से मिलना चाहती है। इस पर राजन बोलता है कि मेरी माँ का स्वभाव थोड़ा सा अलग है, वह ज्यादातर ऊपर वाले कमरे में ही रहती है, तुम अभी अकेले ऊपर मत जाना, कल आराम से मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। राजन की यह बात सुनकर लीला को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने उस समय उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा। थोड़ी देर में लीला के सो जाने के बाद राजन घर से निकल जाता है, वो भी जंगल की तरफ, जहां वो धनुष पकड़कर नेवले का शिकार करने के लिए तैयार रहता है। इधर लीला भी जग चुकी होती है और खिड़की से चुपचाप देख रही होती है कि कैसे राजन एक तीर चलाकर नेवले का शिकार करता है। इसके बाद राजन उस मरे हुए नेवले को अपने साथ लेकर आता है और उसका मांस काटकर एक बड़े से पत्ते में लपेटकर और एक शराब की बोतल पकड़ाकर उसे थैले में डालकर कहीं जाने लगता है। ये देखकर लीला के मन में सवाल आने लगता है कि आखिरकार इतनी रात को राजन यह सब किसके लिए कर रहा है और क्यों कर रहा है, जिसके लिए वह चुपचाप उसका पीछा करने लगती है। राजन सीधे ऊपर वाले कमरे में जा रहा होता है, जहाँ पर उसकी माँ रहती थी, जिसका नाम था कांति। उसके लंबे लंबे सफेद बाल थे और उसका पूरा रूप काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। लीला दरवाजे की ओर से छिपकर अंदर झांक रही थी। तभी उसने देखा कि राजन अपनी माँ के लिए एक बोतल शराब और उसी नेवले का कच्चा मांस लेकर गया। और सबसे डरावनी वाली बात तो यह थी कि उसकी माँ यानी कांति उस कच्चे मांस को बिना पकाए वैसे ही खा रही थी एंड ऊपर से शराब भी पी रही थी। यह देखकर लीला के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके मन में अजीबोगरीब सवाल आने लगते हैं, आखिरकार राजन की माँ इतनी अजीब क्यों है। अब लीला यह सब कुछ चुपचाप देख रही होती है, लेकिन तभी अचानक कांति की नजर लीला पर पड़ जाती है। वह तुरंत उसकी तरफ मुड़ती है
और उसका नाम लेकर बोलती है, लीला। लेकिन अब लीला को जैसे ही कांति का चेहरा दिखाई देता है, वह इतना ज्यादा डर जाती है कि डर के मारे उसकी चीख ही निकल जाती है और वो घबराकर पीछे हटती है। लेकिन तभी उसका संतुलन बिगड़ जाता है और लीला सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे गिर जाती है एंड वो बेहोश हो जाती है। तभी आवाज सुनकर वहाँ पर राजन आता है और उसे उठाकर उसके कमरे में लेकर चला जाता है और उसे बिस्तर पर लेटा देता है। अगली सुबह जब लीला को होश आता है तो उसके सिर पर हल्की सी चोट लगी हुई थी। राजन पहले उसकी चोट पर दवा लगा चुका था। होश में आते ही जब लीला पिछली रात की पूरी घटना के बारे में राजन से पूछती है, तब राजन बताता है कि उसकी माँ का स्वभाव शुरू से ही थोड़ा सा अलग है। मेरी माँ इस पूरे इलाके की बहुत बड़ी तांत्रिक थी। अलग अलग आत्माओं और शक्तियों का आह्वान करना ही उसका काम था। वो आगे बताता है कि जब माँ की तबीयत खराब रहने लगी तब उन्होंने यही सब मुझे भी सिखा दिया और अब यह सारा काम मैं करता हूँ। राजन कहता है कि इन्हीं तांत्रिक क्रियाओं की वजह से ही उसकी माँ की कुछ आदतें बदल गई। वह हमेशा से एक ही तरह के कपड़े पहनती है, खाने में सिर्फ नेवला का मांस और शराब ही लेती है। वो कहता है कि इसके अलावा वो कुछ और नहीं खाती। राजन ने आखिर में लीला को सिर्फ एक ही बात कही कि माँ को कभी भी नाराज मत करना। मानता हूँ कि उसका स्वभाव थोड़ा अलग है, इसलिए तुम्हें उनकी आदतों के साथ धीरे धीरे खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा और अगली बार माँ के पास तुम अकेले मत जाना। एक दिन हम देखते हैं कि लीला अपने घर की सफाई कर रही थी। तभी उसे झाड़ू में सफेद लंबा बाल फंसा हुआ मिलता है। यह देखकर उसे काफी अजीब लग रहा था। लीला खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है, लेकिन खाना बनाने का कोई भी सामान वहाँ पर था ही नहीं। यह बात आके वह राजन को बताती है। राजन कहता है, ठीक है, मैं सामान लेकर आता हूँ। लेकिन लीला कहती है, नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद ही चली जाती हूँ। इससे मुझे गांव का रास्ता भी पता चल जाएगा और इसी बहाने गांव को भी देख लूंगी। बस आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। इसके बाद राजन ने उसे पैसे दे दिए और लीला अकेली गांव के बाजार में पहुंच जाती है और वहां से जरूरत का सामान भी खरीद लेती है। लेकिन जब वह घर की तरफ वापस लौट रही थी तभी उसकी नजर रास्ते में एक फूल बेचने वाली औरत पर पड़ती है और अब लीला जैसे ही उस फूल बेचने वाली औरत के पास पहुंचती है तो वह उसे ध्यान से देखने लगी। फिर उसने पूछा, क्या तुम ही राजन की पत्नी हो? लीला ने भी हाँ में जवाब दिया। तब वो औरत कहती है कि तुम्हें शादी से पहले कुछ ही पता नहीं था क्या? आखिर बिना कुछ जाने समझे तुमने राजन से शादी कैसे कर ली? यह सुनकर लीला भी काफी ज्यादा हैरान थी। उसने पूछा, क्या आप ऐसा क्यों कह रही हो? तब वह महिला राजन, उसकी माँ और उस पुश्तैनी घर के बारे में सारी डिटेल बताना स्टार्ट करती है। वह बताती है कि वह घर अच्छा नहीं है, बल्कि एक उजड़ा और एक मनहूस घर है। वो कहती है सिर्फ वही घर नहीं, बल्कि पिछले 10 सालों से पूरा गांव ही एक भयानक श्राप की चपेट में है। इस गांव में कोई भी औरत गर्भवती नहीं हो पाती, किसी के घर बच्चा पैदा नहीं होता और अगर बाहर से कोई गर्भवती महिला इस गांव में भी आ जाए तो वापस जाते समय उसका बच्चा मर चुका होता है। फूल बेचने वाली वह औरत आगे बताती है कि अगर किसी गर्भवती औरत का बच्चा गायब नहीं होता तो उसका बच्चा जन्म से पहले ही मर जाता है। यही वजह है कि लोग इस पूरे गांव को श्रापित मानते हैं। एंड इसके बाद वो लीला को एक पुरानी घटना सुनाती है। वो कहती है कि तुम्हारे पुश्तैनी घर के पास एक अंबनी नाम की एक औरत रहती थी। उसके बेटे मुरली की पत्नी प्रभा उस घर की हिस्ट्री जानते हुए भी एक दिन तुम्हारे घर के आसपास जड़ी बूटियां तोड़ने के लिए चली गई। लेकिन जब वह पौधों को पूरी जड़ समेत निकालने लगी तो मिट्टी के अंदर से पौधों की जड़ नहीं बल्कि तुम्हारे सास के लंबे लंबे सफेद बाल निकल रहे थे। बाल अचानक प्रभा के हाथों में लिपट गए और उसे कसकर जकड़ लिया। उस घटना के कुछ समय के बाद ही प्रभा की लाश वहां से मिली थी। इसके बाद पूरे गांव में यह बात फैल गई कि इन सब के पीछे तुम्हारी सास की तांत्रिक शक्तियां हैं। लोग मानने लगे कि वही इस पूरे गांव की श्राप की वजह थी और आखिरकार मुरली और गांव के कुछ लोग मिलकर कांति को मारने के इरादे से उस पुश्तैनी घर में घुस गए। लेकिन जैसे ही पहले आदमी घर के अंदर दाखिल हुआ उसी पल घर का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया
उसके बाद जो हुआ उसने पूरे गांव को ही हिलाकर रख दिया था। वह महिला आगे बताती है कि प्रभा के पति मुरली की आत्मा तक को कांति ने तांत्रिक विद्या से गुड़िया के अंदर कैद कर लिया था और आज भी वह गुड़िया उसी घर में रखी हुई है। एंड वो औरत यह भी बताती है कि जो भी लोग उस घर के अंदर गए हैं उनमें से कोई भी वापस लौटकर कभी भी नहीं आया है, इसलिए पूरा गांव उस घर को श्रापित मानता है। और लीला यह सुनकर एकदम से शॉक्ड हो जाती है और इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। देन इसके बाद स्टार्टिंग होती है दूसरे एपिसोड की, जहां पर आप देखते हैं कि फूल बेचने वाली महिला की सारी बातें सुनने के बाद लीला काफी ज्यादा घबरा जाती है और वापस अपने घर लौट आती है। लेकिन उसके मन में बार बार उसी कमरे का ख्याल आ रहा था जिसके बारे में उसने अभी अभी सुना था और आखिरकार वह चुपचाप ऊपर वाले कमरे में जाकर उसे देखने लगी। जैसे उस महिला ने बताया था ठीक वैसे ही वहाँ देखने को मिला। उस कमरे में बहुत सारी गुड़ियाएं रखी हुई थी। लीला एक एक करके उन गुड़ियाओं को ध्यान से देखने लगी और उन्हें हाथ लगाकर भी देख रही थी। तभी अचानक उसकी नजर सामने लगे शीशे पर पड़ी और एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगा जैसे शीशे में कांति का चेहरा दिखाई दिया हो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती तभी वहाँ पर राजन आ जाता है। राजन ने लीला से कहा कि यह कमरा हमारे पूर्वजों का है और वो लोग तांत्रिक विद्या से आत्माओं का आह्वान करके उन्हें यहीं पर रखा करते थे। और वो कहता है कि यह पहले काम मेरी माँ करती थी लेकिन अब मैं करता हूँ। अब पैसों की जरूरत मुझे पड़ती है तो आत्माओं का आह्वान करके मैं पैसे कमाता हूँ। पहले मुझे यह सब पसंद नहीं था लेकिन मजबूरी में अब मुझे भी यह सब करना पड़ता है। अब राजन लीला से कहता है कि अगर तुमने इन सारी गुड़ियाओं को हाथ लगा दिया है तो तुम जाकर धनिया के पानी से हाथ भी धो लेना। यह सुनकर लीला काफी डर गई और कमरे से बाहर निकल आई। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि राजन और लीला कहीं जा रहे थे। अचानक से रास्ते में लीला बेहोश होकर गिर जाती है। तभी वहाँ पर फूल बेचने वाली वह औरत आ जाती है और उसने लीला का हाथ पकड़कर देखा तो वह एकदम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि लीला अब प्रेग्नेंट है। वह काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि पिछले 10 सालों में इस गांव में कोई भी औरत कभी भी गर्भवती नहीं होती थी। खैर हम देखते हैं वह फूल बेचने वाली औरत राजन को यह खुशखबरी सुनाती है और यह सुनकर राजन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन उनकी यह सारी बातें ऊपर कमरे में बैठी कांति भी सुन रही थी क्योंकि उसकी तांत्रिक शक्तियाँ इतनी ज्यादा थी कि दूर की बातें भी उसे आसानी से पता चल जाती थी। इसके बाद राजन और लीला दोनों घर जाते हैं और यह खुशखबरी कांति को बताने के लिए ऊपर वाले कमरे में जाते हैं। लेकिन कांति ने खुद सुनने के बजाय उनका मजाक उड़ा दिया। वो कहती है कि तुम्हारी तरह ही बेवकूफ होगा यह बच्चा, तुम किसी काम के नहीं हो और जो बच्चा पैदा होगा उसका भी यही हाल होगा। कांति की यह बातें सुनकर लीला को काफी बुरा लगता है जिसके कारण वह दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। उधर राजन को भी अपनी माँ की बातों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन फिर भी वह किसी तरह लीला को समझाकर उसे शांत कर लेता है और लीला राजन से कहती है तुम्हारी माँ के बारे में और इस घर के बारे में गांव के लोग पता नहीं क्या क्या बात करते हैं। वो कहती है कि मुझे यह सुनकर काफी ज्यादा डर लगता है, क्यों न हम यह घर छोड़कर कहीं और चले जाएं। राजन कहता है कि मैं अपनी माँ को अकेले नहीं छोड़ सकता, तुम बस उन्हें अपना प्यार दो, एक दिन वह भी तुम्हें अपना लेंगी, एक बार कोशिश तो करके देखो। और अब राजन के कहने पर लीला भी उसके साथ कांति के पास जाने लगी। वो उसके लंबे लंबे सफेद बाल को संवारती है, उसकी देखभाल करती है। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगे और लीला का बच्चा भी उसके गर्भ में बढ़ने लगा। बीच में लीला अपने पिता को चिट्ठी भी लिखा करती थी और एक दिन वो अपने कपड़े अलमारी में रख रही थी तभी उसे राजन की अलमारी में एक मंत्रों की किताब और किसी जानवर की खाल मिलती है। यह देखकर उसे काफी ज्यादा शौक होता है लेकिन वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। देन हम देखते हैं कि एक दिन वह रसोई में सब्जियां काट रही थी। तभी ऊपर से कांति बार बार लीला लीला कहकर उसे बुलाने लगी और अचानक उसे उनकी आवाज सुनकर लीला घबरा गई जिसकी वजह से हाथ में रखी चाकू से उसका हाथ कट जाता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। इस खून की खुशबू का एहसास ऊपर बैठे कांति को हो गया था। कांति के आवाज लगाने पर लीला को यह समझ आ गया कि कांति शराब और नेवले का कच्चा मांस मांग रही थी।
इसलिए वह डरते डरते शराब और मांस लेकर उसके कमरे में चली जाती है। लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचती है, कांति उसके हाथ की चोट पकड़कर उसके जख्म से निकल रहे खून को चूसने लगती है। और ठीक उसी समय दूसरी तरफ हमें उसके रिश्तेदार श्रीधर को भी दिखाया जाता है। वह भी अपनी शक्ति से यह सब कुछ देख रहा था। खैर हमारा सीन फिर से कांति पर आता है और जो लीला से कहती है कि तुम्हारा खून बहुत ही ताकतवर है और तुम एक दिन बहुत ही ताकतवर बच्चे को जन्म दोगी। यह सुनकर लीला काफी ज्यादा डर जाती है और वह तुरंत नीचे अपने कमरे में चली जाती है। हैरानी की बात तो यह थी कि नीचे आने तक उसके हाथ का जख्म पूरी तरह गायब हो चुका था। खैर इसके बाद लीला ने राजन से पूछा कि लोग तुम्हारी माँ और इस घर के बारे में इतनी सारी बातें क्यों करते हैं। इस पर राजन ने कहा कि लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, तुम उनकी बातों को बिल्कुल भी ध्यान मत दिया करो। राजन कहता है यह सब हमारे परिवार का पुराना काम है। हमारे पूर्वज गांव में भटकती आत्माओं को और उनकी शक्तियों को काबू में किया करते थे। इसी वजह से लोग हमारे बारे में तरह तरह की कहानियां बनाते रहते हैं। खैर ऐसे ही समय निकल जाता है और एक दिन रास्ते में राजन की मुलाकात उसके रिश्तेदार श्रीधर से हो जाती है। श्रीधर उससे पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, जिस पर राजन कहता है कि नहीं, मैं आपको नहीं जानता। श्रीधर कहता है कि रिश्ते में मैं तुम्हारा बड़ा भाई लगता हूँ। और अब श्रीधर बताता है कि कांति के पति मलिकन की माँ का नाम सोमेश्वरी था और सोमेश्वरी के 2 बच्चे थे, एक मलिकन और दूसरी बेटी एलिया। श्रीधर उसी एलिया का बेटा था, यानी रिश्ते में वह राजन का बड़ा भाई लगता था। श्रीधर कहता है कि तुम्हारी माँ के जैसी शक्तियाँ मेरे पास भी है और यहाँ तक कि मुझे भी वही शराब पसंद है जो तुम्हारी माँ पीती है। इसके बाद वह राजन से कहता है कि तुम्हारे पिता और हमारे पूरे परिवार को बर्बाद करने वाली कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ कांति है। और अब श्रीधर राजन से कहता है कि हमें कांति को खत्म करना होगा। यह सुनकर राजन एकदम हैरान रह जाता है और वह कहता है कि मैं अपनी माँ को खत्म क्यों करूं? जिस पर श्रीधर कहता है कि तुम्हारी माँ इंसान नहीं बल्कि एक राक्षसी है। फिर उसने कहा कि तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें लीला से शादी करने के लिए कहा था। इसके पीछे एक बड़ा कारण है। लीला असुर वंश के देवक में जन्मी लड़की है और तुम्हारी माँ उसे इसलिए चुनकर लाई है ताकि उसके जरिए अगली शक्तिशाली संतान पैदा हो सके और इस वंश को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन श्रीधर की एक भी बात पर राजन को विश्वास नहीं था। तब श्रीधर कहता है कि अगली पूर्णिमा से पहले जंगल में एक और राक्षस जन्म लेने वाला है। अगर तुम अपनी पत्नी और अपने होने वाले बच्चे को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी ही माँ को मारना होगा। आखिर में उसने कहा कि तुम्हारी रगों में भी उसका ही खून बह रहा है, इसलिए तुम ही उसके बालों को उखाड़कर उन्हीं बालों से उसका गला घोटकर उसे मार सकते हो। लेकिन यहाँ पर राजन को श्रीधर की बातें सुनकर काफी गुस्सा आया और वह चुपचाप अनसुना करके वहाँ से चला गया। उधर लीला कपड़े धो रही थी, तभी अचानक से उसकी पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा और कुछ ही देर में उसके शरीर से खून बहने लगा। उसी वक्त लीला समझ गई कि उसने अपना बच्चा खो दिया है। जब तक राजन वहाँ पर पहुँचता है तब तक लीला की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। दोनों अपने बच्चे को नहीं बचा सके और अपने पहले बच्चे के खोने की वजह से राजन और लीला दोनों गहरे सदमे में थे। और इसी के साथ दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर स्टार्टिंग होती है तीसरे एपिसोड की, जहां पर हम देखते हैं कांति को बच्चे की खोने की बात पता चल गई थी और वह राजन से कहती है कि तुम परेशान मत हो, अगर यह बच्चा चला गया तो कोई बात नहीं, तुम बहुत जल्दी फिर से पिता बनोगे। और इसके बाद जब लीला उसके पास जाती है तो कांति उससे भी यही कहती है कि तुम दुखी मत हो, बहुत जल्दी तुम एक बेटे को जन्म दोगी। गुस्से में लीला ने कहा कि अगर ऐसा है तो इस गांव के किसी भी औरत को बच्चा क्यों नहीं होता और लोग गांव छोड़कर क्यों चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि कांति लीला के पास आती है और उसे अपनी तरफ खींचकर उसके पेट पर हाथ रखकर कहती है कि हर चीज की शुरुआत तुमसे ही होगी, तुम फिर से गर्भवती होगी और एक बच्चे को जन्म दोगी। उसके बाद इस गांव में फिर से औरतें गर्भवती होने लगेगी और उस सब की शुरुआत तुमसे ही होगी। खैर इसके बाद लीला वहाँ से चली जाती है और उसी रात लीला सो रही थी
तभी कांति अपने कमरे में बैठकर ग्लास का पानी नीचे गिराती हुई दिखाई जाती है और ठीक उसी समय लीला को भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह पानी पी रही हो। तभी अचानक वहाँ पर एक रहस्यमय शक्ति आ जाती है और लीला के दोनों पैर अपने आप अलग हो जाते हैं और वह शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। वो एक राक्षसी शक्ति थी जिसका अंश लीला के शरीर के अंदर चला गया था। लीला घबराकर उठ बैठती है, लेकिन तब तक वहाँ पर कोई भी नहीं था। अगली सुबह हम देखते हैं कि जब वह आईने में खुद को देख रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका शरीर धीरे धीरे सिकुड़ रहा हो। आईने में लीला खुद को कांति की तरह कच्चा मांस खाते हुए देख रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि जो कुछ वो देख रही है वह सच है या सिर्फ उसका भ्रम। अचानक उसे उल्टी होने लगती है और यह सब कांति भी देख रही थी। वो ऊपर से लीला को अपने कमरे में बुलाती है। लीला भी डरते डरते मांस और शराब लेकर ऊपर जाती है। कांति उसे कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम फिर से प्रेग्नेंट हो गई हो। इस बार सब ठीक होगा और तुम्हारा बच्चा तुम्हें दोबारा नहीं खोना पड़ेगा। तुम उसे जल्दी ही जन्म देने वाली हो। और यह सुनकर लीला को काफी ज्यादा खुशी महसूस होती है। ठीक उसी समय हम देखते हैं कि श्रीधर राजन से मिलने के लिए उसके घर पर आता है, लेकिन उस वक्त राजन घर पर नहीं था। तभी श्रीधर की मुलाकात सीधा लीला से हो जाती है। जैसे ही श्रीधर ने लीला को देखा वह तुरंत समझ गया कि वह गर्भवती है। लीला उससे पूछती है कि आपको यह सब कैसे पता चला। तब श्रीधर कहता है कि मैं भी इसी परिवार का ही हिस्सा हूँ और तुम्हारी सास कांति की तरह ही मेरे पास भी कई शक्तियाँ हैं। ऊपर से यह सब कुछ कांति भी देख रही थी। श्रीधर ने लीला से कहा कि अगर तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को सुरक्षित रहना है तो तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। तभी पास से एक सियार की आवाज सुनाई देती है और वह आवाज सुनते ही श्रीधर बोलता है कि अब मुझे जाना होगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अब रात होते ही राजन जब घर वापस आता है तो लीला उससे बताती है कि वह फिर से गर्भवती हो गई है और यह सुनकर राजन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लीला ने राजन को श्रीधर के बारे में बताया। उसने कहा कि श्रीधर उसे यहाँ से दूर चले जाने की सलाह दे रहा था। राजन कहता है कि तुम उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे दिन बीतते गए और कई महीने गुजर गए। एक रात अचानक लीला का प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो गया। राजन तुरंत ही गांव की दाई को बुलाने के लिए चला गया। पहले तो दाई ने घर जाने से साफ मना कर दिया था, लेकिन राजन के बहुत विनती करने पर फाइनली वह मान गई। उसने राजन से कहा कि तुम जाकर मेडिकल के दवाई लेकर आओ और मैं घर पहुंच जाती हूँ। इसके बाद दाई अकेले ही उस पुश्तैनी घर की तरफ निकल पड़ी। जैसे ही वह घर के सामने पहुंची तो उसने देखा कि चारों तरफ सियार घूम रहे हैं और हर तरफ से सियारों की डरावनी आवाजें उसे सुनाई दे रही थी। जब दाई लीला के घर पहुंचती है तो उसने देखा कि लीला बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी है और उसी समय बाहर से सियारों की डरावनी आवाजें भी आ रही थी। यह देखकर दाई काफी ज्यादा डर गई और वहां से भाग गई। थोड़ी देर के बाद राजन जब घर लौटता है तो वह देखता है कि लीला जमीन पर पड़ी हुई है। एक्चुअली लीला बच्चे को जन्म दे चुकी थी, लेकिन बच्चा उसके पास नहीं था और तभी उसे कांति की आवाज आती है। राजन जब आवाज सुनकर जाता है तो वह देखता है कि कांति की गोद में लीला का नवजात बच्चा था। वो उसे अपने बेटे की तरह ही सीने से लगाकर बैठी थी और यह देखकर राजन को किसी अनहोनी का एहसास होने लगा। और इसी के साथ एपिसोड 3 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। देन स्टार्टिंग होती है एपिसोड 4 की। चौथे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि राजन बच्चे को लाकर लीला के पास सुला देता है, लेकिन उसके मन में खुशी नहीं थी। वो अपने बेटे से प्यार तो बहुत करता था, फिर भी उसके अंदर किसी अनजाने डर का एहसास बना हुआ था। और इसी वजह से राजन, जिसने पहले कभी भी शराब नहीं पी थी, अब शराब पीने लगा था। लीला भी उसके इस बदले व्यवहार को नोटिस करने लगती है। लीला ने राजन से पूछा भी, लेकिन राजन बोला नहीं। वह अपने डर और दुख को भूलने के लिए शराब पीने लगता है। लीला को समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना बदल क्यों गया है। हम देखते हैं कि बीच बीच में कांति लीला को ऊपर बुलाती है और कहती है कि बच्चे को थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो, और लीला अपने बच्चे को उसकी गोद में दे देती थी
और इसी तरह कई साल बीत गए और फाइनली उसके बेटे का नाम श्रीकुटन रखा गया और अब वह बड़ा हो चुका था। उधर राजन पूरी तरह शराब का आदी बन चुका था। वह रोज नेवले का मांस और शराब की बोतल लेकर कांति के कमरे में जाता था और श्रीकुटन यह सब कुछ बड़े ध्यान से देखता रहता था। जब भी कांति मंत्र पढ़ती थी, श्रीकुटन की नजर उन्हीं पर रहती थी। एक दिन राजन ने नेवले का मांस रखा और पत्ते लेने बाहर चला गया। तभी श्रीकुटन उस मांस को सूंघने लगता है। उसे उस मांस की खुशबू काफी अच्छी लग रही थी। राजन ने अपने बेटे को यह सब करते हुए देख लिया। उसी पल उसे समझ आ गया कि उसका बेटा भी धीरे धीरे कांति जैसा बनता जा रहा है। यह सोचकर राजन पूरी तरीके से टूट गया और फिर शराब पीने लगा और नशे में वहीं पर गिर गया। और अब क्योंकि राजन बेहोश हो गया था, इसलिए श्रीकुटन वहां पर जाता है और वह देखता है कि उसका पिता तो बेहोश पड़ा है। तो इसलिए वह नेवले का मांस और बोतल लेकर अपनी दादी अम्मा यानी कि कांति के कमरे में जाता है। और अब क्या था, धीरे धीरे उसका कांति के कमरे में जाना रोज की बात बन गया। उसे कांति से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। श्रीकुटन का कांति के साथ रहना और अकेले खेलना लीला को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे पता था कि यह सब उसके बेटे के लिए खतरनाक है। एक दिन लीला ने देखा कि श्रीकुटन जोर जोर से वही मंत्र पढ़ रहा था जो उसने पहले सुना था। साथ ही वह एक गुड़िया के शरीर में कील भी ठोक रहा था। यह देखकर लीला समझ गई कि उसका बेटा धीरे धीरे इस परिवार के बाकी लोगों के जैसा बनता जा रहा है। वो यह तुरंत श्रीकुटन को वहाँ से पकड़कर नीचे ले आई और उसे सख्ती से समझाया कि इस घर की सीमा से बाहर बिल्कुल भी मत जाना। लेकिन श्रीकुटन ने उसकी बात नहीं मानी। थोड़ी देर के बाद वह घर से बाहर निकल गया और गांव के दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगा। फिर हम देखते हैं कि खेलते खेलते श्रीकुटन के दूसरे बच्चों से लड़ाई हो गई। तभी एक बच्चे ने उसे मार दिया। यह होते ही श्रीकुटन का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें सियार जैसी चमकने लगी। जिस बच्चे ने उसे मारा था उसकी माँ का नाम गीता था। वह गुस्से में श्रीकुटन के पास आई, उसे खूब डांटा, फिर बोली कि तुम मेरे बेटे को अपने जैसा मत बनाओ। आज के बाद उसके साथ खेलने के लिए मत आना। इतना सुनते ही श्रीकुटन गीता के पास गया और उसके पेट पर अपना हाथ रख दिया। गीता गर्भवती थी। यह देखकर वह डर गई और तुरंत वहां से चली गई। थोड़ी देर के बाद गीता ने लीला से श्रीकुटन की शिकायत की। लीला ने भी उसे डांटते हुए कहा कि मैंने तुम्हें घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था ना, फिर भी तुम यहाँ पर क्यों आ गए। लेकिन श्रीकुटन गुस्से में अपनी माँ की तरफ ही ऐसे ही बढ़ने लगा। लीला खुद उसे देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। तभी राजन वहाँ पर पहुँच जाता है और गुस्से में श्रीकुटन को थप्पड़ मार देता है। यह सब देखकर लीला को काफी ज्यादा बुरा लगता है और उसने राजन से कहा कि तुम मेरे बच्चे को मत मारो। फिर श्रीकुटन को वो अपने साथ लेकर वापस अपने पुश्तैनी घर की तरफ निकल जाती है। उस दिन हम देखते हैं कि गीता ने अपने बेटों को साफ मना कर दिया था कि यह दोबारा श्रीकुटन के साथ खेलने नहीं जाएगा। लेकिन उसी रात प्रेग्नेंट गीता को अचानक तेज दर्द होने लगता है। उसकी हालत बिगड़ गई और उसके शरीर से खून बहने लगा। आखिरकार उसने भी अपना बच्चा खो दिया। और अब क्या था, गीता बार बार यही कहती रही कि श्रीकुटन ने उसके पेट पर हाथ रख दिया था, जिसकी वजह से आज उसने अपना बच्चा खो दिया। इसके बाद लोगों को यकीन हो गया कि उसके बच्चे की मौत के पीछे भी श्रीकुटन और उसके परिवार का श्राप था। और इसी सस्पेंस के साथ चौथा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। फिर पांचवें एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहां पर हम देखते हैं कि गीता का पति और गांव के कुछ लोग रात में काफी ज्यादा परेशान था। राजन पहले से ही अपने बेटे के स्वभाव में आ रहे बदलाव को देख रहा था और इसलिए आखिरकार वह मदद मांगने के लिए श्रीधर के पास पहुंचता है। राजन को देखते ही श्रीधर बोलता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। मुझे पहले से ही पता था कि यह बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, लेकिन तुम बहुत देर से आए। तुमने अपनी माँ पर भरोसा किया। अगर उस दिन मेरी बात मानकर तुमने उसे मार दिया होता तो आज यह सब कुछ नहीं देखना होता। दुखी होकर राजन ने पूछा कि मैं अपनी माँ को कैसे मार देता। और अब क्या था, श्रीधर यहाँ पर उसके सामने एक चौंकाने वाला सच रखता है और उसकी माँ का हिस्ट्री बताता है कि जिस औरत को तुम अपनी माँ समझते हो वो तो दरअसल तुम्हारी माँ है ही नहीं।
तुम्हारे 18 साल में तुम्हारी असली माँ कांति मर चुकी थी। वो कहता है कि जिस औरत को तुम अपनी माँ समझ रहे हो वो तुम्हारी माँ नहीं बल्कि एक भयानक राक्षसी है। यह सुनकर राजन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और श्रीधर बताता है कि करीब 30 साल पहले तुम्हारी माँ कांति की मौत हो चुकी थी और उसकी आत्मा पर एक दैत्य भैंसे का कब्जा हो गया था। तुम्हारी माँ ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से ही एक दूसरी शक्ति को पैदा किया था जो आधा इंसान और आधा भैंसे के रूप वाला राक्षस है और वही तुम्हारी माँ की आत्मा को नियंत्रित कर रहा है। एंड इसके बाद श्रीधर एक और बड़ा सच बताता है। वो कहता है कि श्रीकुटन तुम्हारा और लीला का बेटा है ही नहीं, वह कांति की आत्मा से पैदा हुआ एक बच्चा है। उसे जन्म देने के लिए एक औरत के शरीर की आवश्यकता थी और इसीलिए ही कांति ने तुम्हारी शादी लीला से करवाई थी। श्रीधर आगे कहता है कि श्रीकुटन सिर्फ 10 साल की उम्र तक ही इंसान रहेगा और कल उसका 11वां जन्मदिन है और जैसे ही वह 11 साल का होगा वह पूरी तरह से राक्षस बन जाएगा। इंसानी रूप छोड़कर वह राक्षस वंश का हिस्सा बन जाएगा। तुम्हारी माँ के साथ भी यही हुआ था। और यह सुनकर राजन पूरी तरह से टूट गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, क्योंकि अगले ही दिन श्रीकुटन का 11वां जन्मदिन था और उसी दिन यह सब कुछ होने वाला था। एंड इसके बाद श्रीधर राजन को इस सब के पीछे का इतिहास बताना स्टार्ट करता है। वह कहता है कि बहुत साल पहले बेटियाड़ी जंगल में रहने वाली बेडर जनजाति की आखिरी पीढ़ी में कांति नाम की एक लड़की का जन्म हुआ था। उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी चमकदार आंखें थी। उसे देखकर हर कोई मोहित हो जाता था। बचपन से ही गाँव वालों का मानना था कि कांति के पास कुछ अलौकिक शक्तियाँ हैं और यह देखकर कांति का भाई उसे तंत्र मंत्र की शिक्षा दिलाने के लिए एक पारंपरिक घर में ले गया। वह कोकड़ी गांव के तांत्रिक का घर था। वहां पर सिर्फ महिलाएं ही तंत्र मंत्र सिखाती थी और यह विद्या भी सिर्फ उसी परिवार की लड़कियों को ही सिखाई जाती थी। कांति को तंत्र मंत्र सिखाने वाली गुरु का नाम था सोमेश्वरी, जिसके 2 बच्चे थे। सोमेश्वरी की बेटी एलियम और बाकी सभी शिष्यों से भी ज्यादा तेजी से कांति हर विद्या सीखने लगी। नामकरण समारोह में शामिल होने के लिए सोमेश्वरी भी वहां से चली जाती है, लेकिन जाते समय उन्होंने पूरे गांव की जिम्मेदारी अपनी सबसे होनहार शिष्या कांति के लिए सौंपी। अब क्योंकि सोमेश्वरी गांव में नहीं थी, इसलिए पीछे से मुचुंडे नाम की एक दुष्ट शक्तियाँ गांव में आ जाती है। गांव को बचाने के लिए कांति ने उसका सामना किया और आखिरकार उस दुष्ट से और भी ज्यादा शक्तियाँ पाने की इच्छा जाग जाती है और उसने छिप व्यायाम को याद कर लिया। उसमें लिखा था कि किसी कुंवारे युवक को अपने वश में करके उससे शादी करनी होगी, फिर उसकी हत्या करके उसकी आत्मा को अपने कब्जे में लेना होगा। ऐसा करने से उस इंसान को बेहद बड़ी और खतरनाक शक्तियाँ मिल जाएगी। और अब उन्हीं शक्तियों को पाने के लिए कांति ने सोमेश्वरी की रचना की। जब सोमेश्वरी को इस बात का पता चला तो वह वहां पर पहुंचती है और कांति को श्राप देती है, लेकिन उस श्राप का कांति पर कोई भी असर नहीं होता। दैत्य भैंसे की मदद से कांति ने सोमेश्वरी और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया और इस हमले में सिर्फ एक ही इंसान बच पाया था। वो था सोमेश्वरी की बेटी एलिया का बेटा श्रीधर यानी मैं। और इसी बीच कांति को पता चला कि उसके गर्भ में मल्लिकन का बच्चा पड़ रहा है। समय आने पर उसने उस बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम राजन रखा। उस दैत्य भैंसे की मदद से कांति दिन ब दिन और भी ज्यादा ताकतवर हो गई। उसके बालों और तांत्रिक शक्तियों की मदद से उसने कई शक्तियों पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे कांति पूरी तरह बदल गई। उसके खाने पीने की आदतें भी बदल गई और वो अब सिर्फ नेवले का मांस और शराब ही उसे पसंद थी। एक दिन कांति हनुमान टेकरी में तांत्रिक क्रिया करने गई थी, लेकिन वहाँ की दिव्य शक्ति के सामने उसकी शक्तियाँ काम नहीं कर सकती। एक ही है, वह है तुम्हारी माँ और उसके पूरे राक्षसी वंश का अंत करना। और अब श्रीधर कहता है कि इस बार उस राक्षसी का पूरी तरह अंत करना होगा, इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस बार राजन भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। वह दूसरी तरफ हम कांति को देखते हैं जो कि लीला को अपने पास बुलाती है और कहती है कि राजन के साथ तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन श्रीकुटन को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।
यह सुनकर लीला कहती है कि श्रीकुटन मेरा बेटा है और उसके बारे में क्या करना है और क्या नहीं यह सिर्फ मैं तय करूंगी। और अब यह सुनकर कांति को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि वह तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम्हारे शरीर में तो अपने आप बच्चा पैदा करने की क्षमता ही नहीं थी, लेकिन मेरे पास शक्तियाँ थी और उन्हीं शक्तियों से ही मैंने उस बच्चे को पैदा किया है। इसलिए तुम्हारे गर्भ से जन्मा श्रीकुटन तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। कांति की यह बात सुनकर लीला पूरी तरीके से हैरान रह जाती है। उसे उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। उसी रात जब राजन घर पर लौटता है तो लीला ने उससे इस बारे में पूछा, लेकिन राजन ने कहा तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। हालांकि अब राजन समझ चुका था कि इस मुसीबत का एक ही रास्ता है, उसे अपनी माँ को खत्म करना होगा। और अब हम देखते हैं कि उस रात भी वह हमेशा की तरह नेवले का मांस और शराब लेकर अपनी माँ के कमरे में जाता है। राजन ने कांति से पूछा, क्या हमारे पहले बच्चे की मौत की वजह तुम ही थी? कांति ने बिना झिझक और डर के जवाब दिया, असल शक्ति के जन्म से पहले एक बलि जरूरी थी, तुम्हारा पहला बच्चा वही बलि था। और वह सुनते ही राजन का गुस्सा फूट पड़ता है। उसने श्रीधर के बताए तरीके के अनुसार कांति के बाल उखाड़े और उन्हीं बालों से उसका गला काट दिया और आखिरकार उसे वहीं पर मार डाला। और इसी के साथ एपिसोड 5 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। देन स्टार्टिंग होती है इस सीरीज के लास्ट और फाइनल एपिसोड, मतलब 6वें एपिसोड की। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम श्रीकुटन को देख पाते हैं जो कि सपना देख रहा था कि कांति मर चुकी है। घबराहट में वो एकदम जगता है और जाकर देखता है कि कांति सच में मरी हुई थी। तभी लीला के पिता और उसकी बहनें भी वहाँ पर आ जाते हैं। राजन उनसे कहता है कि वह लोग उससे ज्यादा सवाल न पूछे और अंतिम संस्कार की तैयारी स्टार्ट कर दे। लीला और उसकी बहनें कांति के शव को साफ करती है और उसके हाथ पैरों के नाखून भी काटती है। राजन उसकी आंखें बंद करके उसे बेडशीट में शव को लपेट देता है। सब लोग मिलकर शव उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह बहुत ज्यादा भारी था। तब राजन कांति के बाल काटकर लीला के हाथ में देता है और उसके बाद शव आसानी से उठ जाती है। घर के पास ही चिता बनाकर उसकी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उस वक्त काफी तेज बारिश हो रही थी, इसके बावजूद चिता बड़े आराम से जल रही थी। श्रीकुटन यह सब कुछ देखकर लगातार रोए जा रहा था। खैर, संस्कार के बाद लीला के पिता कुछ पूछना चाह रहे थे, लेकिन राजन कहता है कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाइए। यहाँ पर हम देखते हैं लीला भी अपने बेटों को लेकर अपने पिता और अपनी बहनों के साथ इस गांव से दूर जाना चाहती थी, लेकिन राजन उसे यहाँ पर रोक देता है। वो कहता है कि श्रीकुटन यहीं पर रहेगा, सिर्फ वही है जो उस राक्षस को रोक सकता है। कांति का शरीर जल चुका है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी यहीं पर भटक रही है। और यहीं पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं कि श्रीधर ने पहले ही राजन से कहा था, अगर इस मुसीबत से तुम लोगों को छुटकारा पाना है तो कांति और श्रीकुटन दोनों को खत्म करना होगा, तभी उस राक्षसी का अंत होगा। लेकिन राजन ने यह वाली बात लीला को नहीं बताई थी, लेकिन कांति की आत्मा को काबू करने के लिए श्रीकुटन का होना जरूरी था। खैर, हम देखते हैं कि लीला के पिता और उसकी बहनें यहाँ से चले जाते हैं। फिर श्रीधर का एक साथी जिसका नाम था भद्रान कुट्टी वहाँ पर पहुँचती है और एक पूजा स्टार्ट करती है। सबसे पहले कांति की अस्थियां एक कलश में रखी जाती है, फिर मिट्टी से एक खास पुतला बनाया जाता है। श्रीधर श्रीकुटन से कहता है कि इस पुतले को घर के उस पुराने दक्षिण वाले कमरे में रख दो जहाँ कभी भी धूप नहीं आती। और अब जैसे ही श्रीकुटन उस पुतले को वहाँ पर रखता है तो वह पुतला अपने आप ही हिलने लगता है और टिकता ही नहीं। तब श्रीधर कहता है, अपने खून की एक बूंद उसके ऊपर गिराओ। श्रीकुटन अपने पैर में छोटा सा घाव करता है और खून के एक बूंद पुतले पर गिरा देता है। इसके बाद वह पुतला वहीं पर स्थिर हो जाता है। श्रीधर समझ जाता है कि पूजा का पहला चरण तो पूरा हो गया है। इसके बाद वह राजन से कहता है कि अब कांति की आत्मा और उस राक्षस को हमेशा के लिए खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। इसके लिए श्रीकुटन को मारना पड़ेगा। फिर पूजा का आखिरी चरण स्टार्ट होता है। श्रीकुटन से उसी पुतले को उठाकर पूजा वाले मंडल के बीच रखने के लिए कहा जाता है। जैसे ही वह उसे रखकर
वापस जाने लगता है, भद्रन कुट्टी उसे पकड़ लेती है। लीला अपने बेटे को बचाने दौड़ती है, लेकिन राजन उसे रोककर कहता है, मेरे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। और अब लीला समझ चुकी थी कि पूजा असल में श्रीकुटन को मारने के लिए हो रही थी। अब लीला बीच में न आए, इसलिए राजन ने पास के एक छोटे से कमरे में उसे बंद कर दिया। कमरे की लकड़ियों के बीच से वह सब कुछ देख रही थी कि उसके बेटे के साथ क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं श्रीकुटन के अंदर छिपा हुआ राक्षस बाहर आ जाता है। वो सियार की तरह अपनी डरावनी आवाजें निकालने लगा और नेवले का मांस वह शराब खाने पीने लगता है। लेकिन जैसा श्रीधर ने सोचा था वैसा नहीं होता। श्रीधर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन वो उस राक्षस को काबू नहीं कर पाता और वह राक्षस श्रीधर और भद्रा दोनों को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। यह सब देखकर लीला को भी सच्चाई पता चल गई। उसे समझ आ गया कि श्रीकुटन उसका असली बेटा नहीं बल्कि एक दैत्य राक्षस है। फिर भी क्योंकि उसने उसे जन्म दिया था, इसलिए उसके मन में उसके लिए माँ वाला प्यार अभी भी जिंदा था। आखिर में राजन ने श्रीकुटन को पकड़कर पास के एक पेड़ से बांध दिया, पर अब राजन उसके सिर पर कील ठोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। जिस बेटे को उसने इतने प्यार से पाला था, उसे इस हालत में देखकर उसका हाथ रुक जाता है और इसी बीच राजन उसे मारने की कोशिश करता है। उससे पहले लीला कमरे से बाहर निकल आती है और राजन पर तीर चला देती है। तीर राजन के शरीर को चीरते हुए निकल जाता है। एंड अब रोते हुए लीला उसके पास आती है और कहती है, मुझे पता है कि वह मेरा असली बेटा नहीं है। मैंने उसका असली रूप भी देख लिया, लेकिन मैंने उसे जन्म दिया है। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उसकी रक्षा करूंगी, मुझे माफ कर देना। और इतना कहकर वह तीर बाहर निकाल देती है और राजन की वहीं पर मौत हो गई। यह जानते हुए भी कि श्रीकुटन राजन की माँ की तरह राक्षस बन चुका है, लीला फिर भी उसकी रक्षा करने का डिसाइड करती है। हम देखते हैं कि लीला भी राजन की माँ की तरह श्रीकुटन के लिए नेवले का मांस और शराब लेकर जाने लगे। धीरे धीरे श्रीकुटन के सिर पर सिंह निकल आया और वह पूरी तरह एक राक्षस बन गया। और इसी के साथ यह मलयालम सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस सीरीज की स्टोरी कैसी लगी? क्या लीला ने अपने बेटे को बचाकर सही किया या उसे राजन का साथ देना चाहिए था? तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर हमारा एक्सप्लेन वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।